दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है दो गर्भवती राजकुमारी बहनों की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। बेला और एला नाम की दो जुड़वा राजकुमारी परी बहनें परीलोक में रहती थी। वो दोनों दिखने में बिल्कुल एक जैसी ही थी और बहुत ही खूबसूरत थी। दोनों बहनें बहुत ही शक्तिशाली थी और साथ ही बहुत नेक दिल की थी। वो हमेशा दूसरों की मदद करती थी। दोनों को पृथ्वी लोक पर जाना और लोगों की मदद करना बहुत अच्छा लगता था। इसीलिए वो कई बार पृथ्वी लोक पर घूमने जाया करती थी। बेला, ये पृथ्वी लोक कितना सुंदर है ना। मेरा तो मन करता है कि मैं यहीं बस जाऊं। हाँ, मुझे भी ये बहुत अच्छा लगता है। एक दिन दोनों बहनों की मुलाकात सूरज और नीरज नाम के दो भाइयों से होती है। दोनों भाई बहुत ही सुंदर थे। धीरे धीरे बेला और एला को उन दोनों भाइयों से प्यार हो जाता है और वो दोनों बहनें उन दोनों भाइयों से शादी कर लेती हैं। दोनों परियां रानी परी के पास परीलोक में आशीर्वाद लेने जाती हैं। रानी परी, हमने शादी कर ली है और अब से हम पृथ्वी लोक पर ही रहेंगे। आपको जब भी हमारी जरूरत हो तो हमें याद कीजिएगा। बेला की ये बात सुनकर रानी परी को बहुत गुस्सा आ जाता है। क्या तुम दोनों ने इंसानों से शादी की और उसके बावजूद मेरे सामने आने की हिम्मत कैसे की? जल्दी से यहाँ से वापस चली जाओ, नहीं तो तुम्हें बहुत कड़ी सजा दूंगी। तुम दोनों ने परीलोक के नियमों को तोड़ा है। हाँ रानी परी, इन दोनों को इनके किए की सजा दो। वो सही कह रही है, इन दोनों को इनके किए की सजा दो, नहीं तो बाकी परियां भी ऐसा करेंगी। रानी परी अपने जादू से उन दोनों बहनों की शक्तियाँ छीन लेती है। अब तुम दोनों इंसानों की तरह अपने पृथ्वी लोक पर ही रहना। रानी परी उन दोनों परियों को पृथ्वी लोक पर भेज देती है। सूरज और नीरज के पिता पप्पू बहुत ही लालची और चालाक आदमी था। दोनों भाई अपनी पत्नियों को लेकर अपने घर पहुंचते हैं। अरे, तुम दोनों ये किसे उठा लाए? पापा, हम दोनों ने शादी कर ली है और पापा, ये दोनों आपकी बहुएं हैं। अरे, मैं ऐसी कोई शादी नहीं मानता। चुपचाप इन दोनों को इनके घर छोड़कर आ, नहीं तो तुम दोनों को भी निकाल दूंगा। पापा, अगर ये दोनों यहाँ नहीं रहेंगी तो हम दोनों भी नहीं रहेंगे। अरे नहीं, अगर मैंने इन्हें जाने के लिए बोल दिया तो ये दोनों तो मेरे बेटों को भी ले जाएंगी। नहीं नहीं, मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि ये लड़कियां अपने आप यहाँ से भाग जाएं। अरे मेरे बच्चों, मैं तो मजाक कर रहा था। आओ बेटा, मुझसे आशीर्वाद तो लो। चारों अपने पिता से आशीर्वाद लेते हैं। अरे जुग जुग जियो मेरे लाल, खूब अमीर अमीर बहुएं लाओ मेरे लिए। पापा, ये कैसा आशीर्वाद दे रहे हो? अरे मैं तो मजाक कर रहा हूँ बच्चों, तुम तो मेरी हर बात का बुरा मान जाते हो। जाओ बेटा, अंदर जाकर आराम करो। दोनों भाई अपनी पत्नियों के साथ अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अगले दिन जब दोनों भाई काम के लिए घर से बाहर जाते हैं। अरे ओ महारानी, यहाँ खड़ी खड़ी मेरा मुंह मत देखो। तुम दोनों मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हो। सिर्फ अपने बेटों की वजह से मैं तुम्हें इस घर में रहने दे रहा हूँ। अब चुपचाप घर के काम में लग जाओ। पप्पू उन दोनों से बहुत सारा काम करवाता था और उन्हें बहुत भला बुरा बोलता था। दोनों बहनें चुपचाप घर का सारा काम करती थीं और बदले में अपने ससुर से गालियाँ सुनती थीं। लेकिन कभी भी
अपने ससुर जी को जवाब नहीं देती थी। इसी तरह काफी दिन बीत जाते हैं। दोनों बहनें अब गर्भवती हो जाती हैं। जब ये बात पप्पू को पता चलती है तो पप्पू बहुत परेशान हो जाता है। हाय राम, मैं तो इन दोनों को यहाँ से उठाकर बाहर फेंकने की सोच रहा था, लेकिन ये दोनों तो हमेशा के लिए यहाँ डेरा डाल चुकी हैं। अब मैं अपने बेटों के लिए अमीर बहुएं कहाँ से लाऊंगा? उदास मन से पप्पू जंगल की ओर चला जाता है। वहाँ पप्पू को एक राक्षस मिलता है। आजा मोटे, आज मैं तुझे पका कर खाऊंगा। राक्षस पप्पू को कैद कर लेता है और कैद करके अपनी गुफा में ले जाता है। गुफा के अंदर एक तांत्रिक आता है। सुनो भाई, तुम्हें शक्तिशाली और जवान बनने के लिए 2 गर्भवती परियों की बलि देनी होगी। उसके बाद तुम दुनिया के सबसे हैंडसम और सबसे शक्तिशाली राक्षस बन सकते हो। लेकिन भाई, मैं गर्भवती परियों को कहाँ से लेकर आऊंगा? ये परियां तो परीलोक में रहती हैं और वहाँ जाना मेरे लिए असंभव है। ए राक्षस, तू एक काम कर, पहले मुझे रिहा कर। उसके बदले में मैं तेरा ये काम आसान कर सकता हूँ। मैं तुझे 2 गर्भवती परियों की जानकारी देता हूँ। पप्पू की बात सुनकर राक्षस बहुत खुश हो जाता है और खुशी खुशी पप्पू को आजाद कर देता है। देख, मुझे पता है कि तुझे गर्भवती परियां चाहिए, लेकिन उसके बदले तो मुझे क्या देगा? अगर तूने मुझे सच में 2 गर्भवती परियां दे दी तो मैं तुझे माला माल कर दूंगा, और अगर तूने मुझसे झूठ कहा तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलता। ये 2 गर्भवती परियां मेरी बहुएं ही हैं और उनके पास शक्तियां भी नहीं हैं। जाकर उन दोनों को उठा ले। वैसे भी वो दोनों मुझे एक आंख नहीं बहाती। अरे वाह, तो ठीक है, आज शाम को मैं उन दोनों बहनों को लेने आऊंगा। राक्षस अपनी शक्तियों से 2 रसगुल्ले प्रकट करता है। ये ले, ये दोनों बहनों को खिला देना, इससे वो दोनों बेहोश हो जाएंगी। पप्पू वो दोनों रसगुल्ले लेकर परी बहनों के पास जाता है। अरे मेरी प्यारी बहुओं, किधर हो तुम दोनों? अरे बेटा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया ना। तुम दोनों अब पेट से हो। चलो ये काम वाम छोड़ो और ये रसगुल्ले खाओ। ये मैं बाजार से तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। भोली भाली परियां अपने पिता की ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाती हैं और उसके दिए हुए रसगुल्ले खा लेती हैं। रसगुल्ले खाने के बाद दोनों बहनें बेहोश हो जाती हैं। पप्पू अपने दोनों बेटों के पास जाता है। अरे बेटा, तुम दोनों जरा बाजार जाओ और वहाँ से सामान लेकर आओ। इन दिनों बहू बेटियों को हेल्दी खाना देना बहुत जरूरी होता है। दोनों लड़के वहाँ से चले जाते हैं। शाम होने पर पप्पू के पास वही राक्षस आता है। राक्षस पप्पू को बहुत सारी धन दौलत देता है और दोनों बहनों को उठाकर ले जाता है। कुछ देर बाद दोनों लड़के अपने घर आ जाते हैं। अरे पापा, बेला कहाँ है? और पापा, एला कहाँ है? अरे मैं अपनी जेब में थोड़ी डालकर घूमता हूँ उन्हें। तुम्हारी पत्नियाँ मुझे कभी भी कुछ बताकर नहीं जाती हैं, तो मुझे कैसे पता होगा कि वो कहाँ गई हैं? गुस्से में पप्पू वहाँ से चला जाता है। दोनों भाई उदास होकर बैठ जाते हैं। तभी वहाँ पर एक औरत आती है। अरे भैया, अपनी पत्नियों को बचा लो भैया,
आज मैं जंगल में लकड़ियाँ काट रही थी तो मैंने देखा कि आप दोनों की पत्नियों को एक राक्षस ले जा रहा था। ये सुनकर दोनों भाई घबरा जाते हैं और गांव वालों के साथ राक्षस की गुफा के बाहर पहुंच जाते हैं। भैया, हम दोनों उन्हें कैसे बचाएंगे भैया? अरे हाँ, मेरे पास रानी परी का फोन नंबर है। मैं उन्हें कॉल करके हमारी मदद के लिए बुलाता हूँ। सूरज रानी परी को फोन करता है। मेरा उन दोनों बहनों से अब कोई लेना देना नहीं, इसीलिए आगे से मुझे अब कभी फोन मत करना। चाहे वो मरे चाहे जिए, हमें इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना कहकर रानी परी फोन काट देती है। वहीं दूसरी तरफ दोनों बहनों को होश आ जाता है। कौन हो तुम और हम दोनों को यहाँ पकड़कर क्यों रखा है? तुम दोनों की बलि देकर मैं सदा के लिए अमर हो जाऊंगा। मैं कब से तुम दोनों बहनों को ढूंढ रहा था। धन्य हो उस देवता का जिसने मुझे तुम दोनों की जानकारी दी। किसने बताया आपको हमारे बारे में? अरे और कौन बताएगा, तुम्हारे ससुर ने मुझे बताया। और जो रसगुल्ले तुमने खाए थे वो मैंने तुम्हारे ससुर को दिए थे, जिसे खाकर तुम दोनों बेहोश हो गई थी। मुझसे बड़ा राक्षस तो तुम्हारे घर में है, जो खुद अपनी बहुओं को मारना चाहता है। राक्षस की ये बातें सुनकर दोनों बहनें बहुत उदास हो जाती हैं। राक्षस दोनों बहनों को मारने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी वहाँ पर रानी परी आ जाती है और राक्षस को अपनी शक्तियों से मार डालती है और दोनों बहनों को खुशी खुशी आजाद कर देती है। रानी परी उन्हें लेकर गुफा के बाहर आ जाती है और पप्पू दोनों बहनों को जिंदा देखकर घबरा जाता है। अरे तुम दोनों अभी तक मरी नहीं, कहाँ है वो राक्षस? मिलाओ मुझे उससे। पापा, ये कैसी बातें कर रहे हैं? फिर दोनों बहनें पप्पू के बारे में पूरे गांव को और अपने पतियों को भी बताती हैं। पापा, आज से हम आपके साथ बिल्कुल नहीं रहेंगे। आज से आप अकेले ही रहोगे। रानी परी उन चारों को लेकर अपने परीलोक चली जाती है और बेचारा पप्पू हमेशा के लिए अपने घर पर अकेला रह जाता है। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है सोने और चांदी के बेड की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। एक बार की बात है, कानपुर गांव में करण और प्रिया नाम के दो भाई बहन रहा करते थे। उनके माता पिता की मृत्यु कई साल पहले ही हो गई थी। प्रिया और करण बचपन से ही एक दूसरे का सहारा बनकर रहते थे। करण प्रिया का बड़ा भाई था, जो कि ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन फिर भी अपने घर को चलाने के लिए, अपनी बहन की सारी जरूरतें पूरी करने के लिए वो कपड़ों की दुकान में काम किया करता था। माता पिता की मृत्यु के बाद करण ने अपनी कमाई से, अपने पैसों से प्रिया की पढ़ाई करवाई। पढ़ लिखकर प्रिया अब एक अच्छे स्कूल में पढ़ाने का काम किया करती थी। दोनों के कमाने की वजह से ही घर के सारे खर्चे अच्छे से चल पाते थे। करण और प्रिया दोनों भाई बहन ही भगवान पर बहुत विश्वास किया करते थे और वो दोनों भगवान की प्रार्थना भी किया करते थे। ऐसे ही एक दिन प्रिया स्कूल के लिए निकल रही थी, तभी वो अपने भाई को बोलते हुए जाती है, अच्छा भैया, अब मैं चलती हूँ, वरना मैं स्कूल के लिए लेट हो जाऊंगी। हाँ हाँ, ठीक है प्रिया, तू जा, लेकिन आराम से और ध्यान से जाना। अभी कोई ज्यादा लेट नहीं हुई है। कल जल्दी जल्दी के चक्कर में खुद को चोट लगा ली। ठीक है, तू जा, और मुझे भी जाना है दुकान पर।
अपना ध्यान रखना। फिर प्रिया स्कूल पढ़ाने के लिए अपने घर से चली जाती है। करण और प्रिया में बहुत ही अच्छी बनती थी। करण प्रिया से बहुत प्यार करता था। प्रिया को स्कूल में पढ़ाने के जितने भी पैसे मिलते थे, वो महीने के सारे पैसे लाकर अपने भाई के हाथ में रख देती थी। हर बार की तरह इस बार भी महीना पूरा हो जाने पर प्रिया को स्कूल से उसकी सैलरी मिलती है। तो घर आकर प्रिया अपने सारे पैसों को लेकर अपने भाई के पास जाती है और करण से बोलती है, भैया ये लो, मुझे स्कूल से सैलरी मिली है, ये पैसे आप अपने पास रख लो। अरे नहीं प्रिया, तुम अपने पैसे अपने पास रखो। तुम हर महीने अपनी सारी सैलरी लाकर मुझे दे देती हो। कभी तो तुम अपने पास रख लिया करो, और फिर तुम्हें कभी भी उन पैसों की जरूरत पड़े तो इसमें से निकाल कर तुम खर्च कर लेना। नहीं नहीं भैया, मुझे अगर कभी भी पैसों की जरूरत पड़ेगी तो मैं आपसे मांगकर काम कर लूंगी, लेकिन भैया पैसे रखने का काम आप ही कीजिए। अच्छा अच्छा ठीक है बहन, अब तो जाकर हाथ मुंह धोकर जल्दी से खाना खाने के लिए बैठ जा, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए खाना निकाल दिया है। इसी तरह से दोनों भाई बहन अपना जीवन खुशी खुशी बिता रहे थे। फिर एक दिन जब प्रिया स्कूल से पढ़ाकर घर वापस लौट रही थी, तभी उसे रास्ते में एक लड़का रोक लेता है और उससे बोलता है, प्रिया तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? नहीं नहीं, मैं किसी को दोस्त नहीं बनाती हूँ। अगर तुम्हें मेरा दोस्त बनना है तो पहले मैं अपने भैया से पूछूंगी, फिर उसके बाद तुम्हें बताऊंगी। फिर उस दिन प्रिया घर पहुंचकर अपने भाई करण को रास्ते में मिले सुनील नाम के लड़के के बारे में सब कुछ बताती है। भैया, रास्ते में मुझे सुनील मिला था, वो मुझसे दोस्ती करने के लिए बोल रहा है, क्या मैं उससे दोस्ती कर सकती हूँ? अरे बहन, तुम इतनी सी बात मुझसे क्यों पूछ रही हो? तुम्हारा जैसा मन करे वैसा करो। वैसे सुनील तो बहुत अच्छा लड़का है। फिर इस तरह से सुनील और प्रिया की दोस्ती हो जाती है। लेकिन जब भी प्रिया करण के बारे में कोई भी बात सुनील को बताती थी, तो सुनील को बहुत तेज गुस्सा आ जाता था। अच्छा सुनील, अब मैं घर चलती हूँ, मेरे भैया घर पर अकेले होंगे। प्रिया के वहाँ से चले जाने के बाद सुनील सोचता है, अरे यार, प्रिया तो हमेशा अपने भाई के बारे में ही बात करती रहती है, मुझ पर तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। इन दोनों भाई बहन को अलग करना ही सही रहेगा, तभी शायद प्रिया थोड़ा सा ध्यान मुझ पर डाल पाएगी। फिर उसी दिन से सुनील प्रिया को करण के खिलाफ भड़काने लगता है। अरे नहीं नहीं सुनील, ये तुम क्या कह रहे हो? मेरे भैया ऐसा कभी कर ही नहीं सकते। शुरू में तो प्रिया सुनील को डांट देती थी, लेकिन रोज रोज वही बातें सुनने के बाद प्रिया भी धीरे धीरे सुनील की बातों में आने लगती है। फिर एक दिन सुनील प्रिया के घर पर आकर प्रिया से बोलता है, प्रिया, मैं तुम्हें पहले ही बोल दे रहा हूँ, तुम अपनी सारी सैलरी अपने भाई के हाथ में मत दिया करो। सारे पैसे वो लेकर किसी न किसी दिन कुछ बड़ा कर देगा और उसमें से तुम्हें कुछ भी नहीं देगा। तुम अपनी हर महीने की सैलरी अपने भाई को देना बंद कर दो। इसलिए मेरी बात मानो, अपने भाई को पैसे मत दिया करो। तुमसे अगर अपने पैसे संभाले नहीं जाते तो तुम मुझे दे दिया करो, मैं तुम्हारे पैसे अपने पास संभाल कर रखूंगा। अरे सुनील, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? मेरे भैया कभी भी ऐसा नहीं कर सकते। अपने भैया को मैं अच्छे से जानती हूँ,
और तुम मेरे भैया के बारे में इतना बुरा बुरा मत बोला करो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इधर करण के पास अपनी सैलरी जोड़कर और अपनी छोटी बहन प्रिया की सैलरी को जोड़कर घर के खर्च निकालने के बाद कुछ सेविंग बचाई हुई थी। उन पैसों से वो अपनी एक छोटी सी जमीन खरीदना चाहता था। इतने दिनों से पैसा जोड़ने के बाद आज हमारे पास इतना पैसा हो गया कि हम एक छोटी सी जमीन अपने लिए ले सकते हैं। एक काम करता हूँ, मैं पहले जमीन खरीद लेता हूँ, फिर प्रिया को सरप्राइज दे दूंगा, जिसे सुनकर प्रिया बहुत खुश हो जाएगी। करण बिल्कुल ऐसा ही करता है। वो अगले दिन जाकर जमीन देखकर उसकी पेमेंट भी कर देता है और उसके कागज लेकर घर वापस आ जाता है। पर वो कागज सामने टेबल पर रखकर किचन में खाना बनाने के लिए चला जाता है। तभी थोड़ी देर में घर पर प्रिया आ जाती है और टेबल पर रखा कागज वो देख लेती है और प्रिया वो कागज देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है, क्योंकि जमीन के कागज पर करण का नाम लिखा हुआ था, जिसे देखकर प्रिया बहुत ही गुस्से में बोलती है, अरे ये तो किसी जमीन के कागज हैं। मुझे तो लगता है भैया ने कोई जमीन खरीदी है, लेकिन अगर भैया ने जमीन खरीदी तो मुझे इसके बारे में कुछ भी क्यों नहीं बताया। और जमीन के कागज पर भी भैया का नाम लिखा हुआ है, पर मेरा नाम नहीं। क्या भैया मुझे धोखा दे रहे हैं? इसका मतलब सुनील मुझे जो सारी बातें बताता था वो सही बातें थी। मैंने ही भैया पर कुछ ज्यादा ही विश्वास कर लिया। प्रिया ये सारी बातें सोच ही रही थी कि तभी वहाँ पर करण आ जाता है। करण वहाँ आकर बहुत खुश होता है और वो सोचता है कि ये कागज देखकर प्रिया भी बहुत खुश होगी और खुशी खुशी प्रिया से बोलता है, अरे प्रिया, मेरी बहन, तुम आ गई। मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छी बात बताने वाला हूँ। बस करो भैया, मैं अब आपके बारे में सब कुछ जानती हूँ। अब अपना नाटक आप बंद करो। सुनील ने मुझे आपके बारे में सारी बातें बता दी हैं, पर मैं ही पागल थी जो उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रही थी। वो तो बेचारा मुझे सही कह रहा था कि तुम अपने लिए कुछ ना कुछ बड़ा ही करोगे और उसमें मेरी कोई भी हिस्सेदारी नहीं होगी। और आपने वही किया। आपने अपने नाम से जमीन खरीद ली और मुझे बताया भी नहीं। अरे बहन, तू मेरी बात तो सुन। अब सुनने के लिए रह ही क्या गया है भैया, जो मैं आपकी बातें सुनूं? अब मुझे इस घर में नहीं रहना। मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। प्रिया गुस्से में घर छोड़कर वहाँ से चली जाती है और जाकर सुनील के घर में रहने लगती है। ये सब देखकर करण को बहुत बुरा लगता है और वो फूट फूट कर रोने लगता है। वो उसी दिन जाकर जमीन के कागज पर से अपना नाम हटवा करके प्रिया का नाम डलवा देता है। फिर करण उसी दिन प्रिया के घर जाकर प्रिया से बोलता है, प्रिया मेरी बहन, ये लो जमीन के कागज। मैंने पूरी जमीन तुम्हारे नाम कर दी है। प्रिया, अब तुम चलो ना मेरे साथ, घर चलो। अब मैं तुम्हारे साथ उस घर में कभी नहीं जाऊंगी और अच्छा होगा तुम भी यहाँ से चले जाओ। करण नाराज मन से कागज वहीं रखकर वहाँ से चला जाता है। प्रिया सुनील के साथ ही रहती है, लेकिन वो करण के पास वापस अपने घर नहीं लौटी, जिसकी वजह से करण अपने घर पर अकेला हो गया था। फिर कुछ महीनों बाद प्रिया रोते हुए अपने घर करण के पास वापस आती है। प्रिया को आते हुए देखकर करण बहुत खुश हो जाता है। अरे वाह, मेरी बहन प्रिया, तुम अपने घर वापस आ गई। भैया, मुझे माफ कर दो।
मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे माफ कर दो भैया। जब मैं आपके खिलाफ गई, वो सुनील बहुत ही गंदा लड़का है। उसने जमीन अपने नाम करवा ली है और मुझे भी अपने घर से बाहर निकाल दिया। और भैया, मेरे पास जितने भी पैसे बचे थे, उसने वो पैसे भी मुझसे ले लिए। कोई बात नहीं बहन, पर अब तुम मेरे पास मेरे घर पर ही रहोगी और सारी बातों को भूल जाओ। ठीक है, अब चलो मेरे साथ, हम भगवान की पूजा करते हैं। भगवान सब ठीक कर देंगे। इतना बोलकर दोनों भाई बहन आंख बंद करके भगवान को याद करने लगते हैं और सब कुछ ठीक करने की प्रार्थना करते हैं। दोनों भाई बहन की अच्छाई देखकर वहाँ एक परी प्रकट होती है और दोनों भाई बहन से बोलती है, तुम दोनों भाई बहन की अच्छाई देखकर मैं तुम्हारे पास आई हूँ और तुम दोनों चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और तुम दोनों भाई बहन तो भगवान पर बहुत विश्वास करते हो ना, इसलिए तुम दोनों आज मुसीबत में हो तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ। और अब मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तुम्हें सोने और चांदी के 2 बेड दे रही हूँ, जिससे तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। और ये दोनों ही बेड कोई मामूली बेड नहीं है। सोने और चांदी के साथ साथ ये दोनों ही बेड जादुई हैं। ये सोने और चांदी के बेड तुम्हारी हमेशा मदद करेंगे। तुम्हें किसी भी चीज की कोई भी जरूरत हो तो तुम इन सोने और चांदी के बेड से बोल सकती हो। तुम दोनों भाई बहन की सारी परेशानी दूर हो जाएगी। लेकिन परी, उस सुनील ने हमारी जमीन के कागज ले लिए हैं। मैं जानती हूँ प्रिया, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। इतना बोलकर परी वहाँ पर सोने और चांदी के 2 जादुई बेड प्रकट करती है और वहाँ से चली जाती है। सबसे पहले प्रिया उस बेड से अपनी जमीन के कागज मंगवाने के लिए बोलती है। प्रिया के इतना बोलते ही देखते वो कागज उनके बेड पर आ जाता है और अब उस कागज पर करण का नाम होता है। ये देखकर प्रिया बहुत खुश होती है और अब दोनों भाई बहन खुशी खुशी रहने लगते हैं और उन दोनों बेडों की मदद लेकर वो अपने जैसे और भी लोगों की मदद करते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।